डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपकी क्लास में मेरा स्वागत है। मैं संजीव अरोड़ा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, उन्हें आपकी क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। यह बीएससी सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास है, जिसमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी पाचन की कार्य के विषय पर आज मैं अपना लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। जिसकी फर्स्ट हेडिंग है व्हाट इज डाइजेशन। जैसा कि हम सब लोग देख पा रहे हैं, टॉपिक आपको सामने दिख रहा है और हमारा टॉपिक है आज का व्हाट इज डाइजेशन। यानी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पाचन की परिभाषा। पाचन क्या है? इन जनरल डाइजेशन वर्ड का मीनिंग हाइड्रोलाइसिस से होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिस माने होता है ब्रेक डाउन। यानी कि फूड में प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट, उनका वाटर के द्वारा ब्रेक डाउन करना। चूंकि वो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल होने के कारण दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स, नॉन डिफ्यूजिबल, जो आंत की सरफेस से होकर बॉडी सेल सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती या बॉडी सेल को सीधे प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, जिससे ये सिंपलर डिफ्यूजिबल फॉर्म में आ जाते हैं, जिन्हें बॉडी सेल इजीली कंज्यूम कर सकती है। तो दूसरे शब्दों में हम बहुत सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं कि जो डाइजेशन है, ये एक मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत हम जो फूड होता है, बाय विच द फूड इज कन्वर्टेड इनटू ए substance that can be absorbed and assimilated in the body, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस का एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, यह फूड छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है, जिसे इंटेस्टाइनल कोशिकाओं से होकर जो ब्लड में इजीली डिफ्यूज हो जाता है और बॉडी सेल को एसाइमुलेशन के लिए प्राप्त होता है। डाइजेशन की प्रोसेस जब हम फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं, वी फाउंड फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर वन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इंक्लूड ingestion or feeding. Second step is conduction along the entire length of alimentary canal in different parts. Third is breakdown, because the breakdown involve various chemical activity, therefore chemical breakdown is nothing but it is called simply the digestion. Fourth heading that is important to note is absorption. आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो भी फूड ब्लड में आता है, उसे बॉडी सेल अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ब्लड से लेती है। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। एंड द लास्ट प्रोसेस, जो लेफ्ट आउट अनडाइजेस्टेड फूड होता है, इट चेंज इनटू द फीकल मैटर एंड इजेस्टेड आउट फ्रॉम द बॉडी। इसको डेफिकेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से जो फिजियोलॉजी है डाइजेशन की, ये 6 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। आई होप सो यू आर एंजॉइंग माय लेक्चर। आगे देखते हैं। जब हमने डाइजेशन की बात की,
तो डाइजेशन भी दो तरह का होता है. वन इज कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन and second is called extracellular digestion. Whenever the process of digestion takes place inside the cell, in the food vacuole-like structure, जब डाइजेशन की प्रोसेस सेल के अंदर किसी वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं इसमें होती है तो इसे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिसेल्यूलर प्रोटिस्ट. यूनिसेल्यूलर प्रोटिस्ट में ऐसा डाइजेशन पाया जाता है. वेल नोन एग्जाम्पल इज प्रोटोजोअन्स. Beside this, if we talk about the eukaryotic cell, then we talk about leukocyte or various kind of WBC. For example, neutrophil. Beside this, there are macrophages, various type of macrophages like Kupffer cell, Kupffer cells. These all cell in these cell there is found intracellular digestion. Intracellular digestion also takes place in case of sponges, where the digestion is carried out by the choanocyte cells in food cell. इनमें एक फूड वैक्यूल बनती है कोइनोसाइट्स में जिसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन जो होता है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोअन्स in case of animal. Second, it is the characteristic of sponges that belongs to the phylum Porifera, which have कोइनोसाइट cells जिसमें इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है. इन इंट्रा के बाद आता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर. एक्स्ट्रा सेल्यूलर इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेल्यूलर. इंटरसेल्यूलर का अर्थ होता है बिटवीन द सेल्स और आउटसाइड द सेल, दैट इज इन ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. Whenever the digestion takes place in the various part of alimentary canal outside the cell with the help of various enzymes secreted by different types of cells, then this digestion is said to be extracellular. And from flatworm to higher chordates called mammals. अगर हम फ्लैटवर्म से लेकर मैमल्स तक सभी का अध्ययन करके देखें तो सभी में कौन सा डाइजेशन मिलता है? वी फाउंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मोड ऑफ डाइजेशन. सभी में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मोड ऑफ डाइजेशन पाया जाता है. इसके बाद यदि हम और थोड़ा डिस्कशन करें तो सीलेंट ट्रेट्स आर ओनली द एनिमल. सीलेंट ट्रेट केवल एकमात्र ऐसे एनिमल हैं जिसमें दोनों तरह का डाइजेशन होता है, बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर. पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है दैट टेक्स प्लेस इन द गैस्ट्रोवैस्कुलर cavity. Later on, intracellular होता है which occurs in the nutritive muscular cell. जो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स में कंप्लीट होता है. तो सीलेंट ट्रेट आर ओनली द एक्सेप्शन which have both extracellular and intracellular mode of digestion. Now, when we study the physiology of digestion, then we come in contact of the very first process that is known as ingestion, जिसको हम ingestion कहते हैं.
जब बात इंजेक्शन की आती है तो हम सबको पता होना चाहिए इंजेक्शन इंजेक्शन इट इज द intake of own choice food by an organism। किसी भी जीवधारी द्वारा अपनी पसंद के भोजन को ग्रहण करना, किसी भी एनिमल्स द्वारा अपनी पसंद के भोजन को ग्रहण करना, दैट इज नोन एज इंजेशन। क्या कहते हैं इसको हम? इंजेशन कहते हैं। तो जब हम फिजियोलॉजी का डिस्कशन करते हैं तो क्या नोट करते हैं? सबसे पहले हेडिंग मैंने आपको बताई, वो है इंजेशन, यानी अपनी चॉइस के फूड को इनटेक करना। इनटेक ऑफ ओन चॉइस फूड बाय एनिमल, किसी भी जीवधारी जंतु द्वारा अपनी पसंद के भोजन को ग्रहण करना, इसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन या फीडिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन, चॉइस की बात आती है तो फूड सिलेक्शन होती है सबसे पहली चॉइस। एंड फूड सिलेक्शन इन एनिमल, it often depend on the sense of taste. This sense of taste is regulated by the chemical stimulus. We all know every food we take usually has various kind of chemicals coming out from it. In some animals, physical sense also play an important role in food selection. However, the nature of feeding mechanism often dependent largely on the habitat and the availability of the food to a particular organism। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी फीडिंग मैकेनिज्म का नेचर है वो कहीं ना कहीं हमारे हैबिटेट पे डिपेंडेंट है, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कौन सा फूड आसानी से उपलब्ध होगा, उसकी हैबिट क्या है उसे लेने की, इस पर डिपेंड करता है। और इस बेस पर हम कहते हैं एनिमल्स जनरली तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड हर्बीवोर्स, दोज हु टेक द फूड ऑफ प्लांट origin। Second is, if we talk about second one, carnivores, those who prefer to take the food of animal origin. They hunt these animals, kill them, and obtain their food. And third one category is omnivore। ओमनीवोर सर्वहारी, यानी कि जो जरूरत पड़ने पर प्लांट ओरिजिन का फूड भी ले सकते हैं, और अगर आवश्यकता है प्लांट ओरिजिन का नहीं मिल रहा तो वो कार्निवोरस नेचर का भी, यानी कि मांस आदि को खाके भी अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल हैं ये हैबिट के आधार पर तीन तरह के हो गए: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। नाउ जब हम फीडिंग पैटर्न को स्टडी करते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के टाइप का फूड लेता है। वो बड़े बड़े पीसेस वाला फूड लेता है या वो लिक्विड फॉर्म का फूड लेना प्रेफर करता है। और इन दैट मेथड जब हम बात करते हैं फीडिंग पैटर्न की, तो दो तरह की फीडिंग पैटर्न हमें दिखाई देती है। वन इज सेड टू बी माइक्रोफैगी एंड सेकंड इज सेड टू बी मैक्रोफैगी।
जब माइक्रोफेगी की बात आई, हियर द फूड पार्टिकल्स आर माइक्रो, माइक्रो माने सूक्ष्म, दे आर टू टाइनी दैट नॉट विजिबल टू अवर आईज क्लियरली, एंड फेगी माने ईटिंग, यानी ईटिंग ऑफ द minute particle by an animal. This we can understand in relation to their own size, and it is very common in aquatic mode of life. Those animals which prefer to live in water, aquatic life जिनकी होती है जनरली, उन एनिमल में माइक्रोफेगी मिलती है। साइज के, मैंने इसमें कहा इसमें साइज भी मैटर करता है, तो दैट इज वाई इट्स करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोअन्स स्पेशली। प्रोटोजोन्स में ये बहुत कॉमन होता है। और यहाँ पर माइक्रोफेगी की जब हम बात करते हैं, सच एनिमल फीड कंटिन्यूअली बाय सीविंग पार्टिकल, यानी छन्ने की क्रिया एक तरह की चलती रहती है पानी में से, ये अपने सीलियरी एक्शन के द्वारा या वॉट एवर द अपेंडेजेस दीज एनिमल्स हैव। इन एनिमल्स में जो भी अपेंडेजेस प्रेजेंट है, लाइक अ टेंटाकल्स, वॉट एवर द स्ट्रक्चर दे हैव, दे allow them to take the food along with water current. Such animals have some sort of mechanoreceptor. इनमें मैकेनोरिसेप्टर पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये जो उसमें इनएडिबल पार्टिकल होगा या हार्मफुल पार्टिकल होगा उसे तो ये रिजेक्ट कर देगा, और जो फेवरेबल पार्टिकल होगा उसे ये इनटेक करेगा। So this kind of habit is found in macrophagy. Now macro means large. Whenever the animal feed on large pieces of the food, जब वो लार्ज पीसेस को ले रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेगस इन नेचर। ऐसे में वो कंटिन्यू फूडिंग नहीं करेगा, बल्कि वो रेगुलर इंटरवल पे फूड को इनटेक करेगा। और इस तरह की जब हैबिट की बात करते हैं, तो इस तरह की हैबिट के अंदर जब हम स्टडी करें तो ज्यादातर जितने भी बड़े साइज के एनिमल हैं, वी टॉक फ्रॉम द स्पंजेस, वी टॉक फ्रॉम द सीलेंट्रेट टू एवर वन, दीज all animals show macrophagy. But on the other hand, contrary to these two habits, there is one more habit that is often found in the some helminthids and parasitic protozoans, that is osmotrophy. Osmotrophy is the characteristic of certain helminthids and some parasitic protozoans. तो कुछ हेलमेंथीज और प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑस्मोट्रॉफी होती है, दैट इज दे टेक प्री डाइजेस्टेड, बीइंग parasitic in nature, they have the tendency to take pre-digested food. ये प्री डाइजेस्टेड फूड को लेने की हैबिट रखते हैं फ्रॉम द होस्ट बाय डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी वॉल। इनमें अपनी एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, इसीलिए ये होस्ट के प्री डाइजेस्टेड फूड, दैट इज स्पेशली द ग्लूकोज, को अपनी एलिमेंट्री कैनाल की एपिथीलियम से सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फूड पार्टिकल एलिमेंट्री कैनाल से होके सीधे बॉडी सेल में चले जाते हैं। देयरफॉर दे हैव नो नीड ऑफ digestion to digestion of the food because they depend on pre-digested food. Is that clear? I hope आप सबको बड़ा क्लियर हो रहा होगा एक एक पॉइंट अब मेरा। अब यहां से हम चलते हैं आगे की ओर। तो हम क्या देखते हैं जब इंजेशन ऑफ फूड की बात चलती है, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंजेशन ऑफ फूड, तो इंजेशन ऑफ फूड के अंदर वेरियस पैटर्न, वेरियस मेथड्स of food intake are found in animals. Ingestion of food, तो बताया मैंने आपको बहुत तरह की मैकरिंग प्रेजेंट है। फर्स्ट इज शूडो पोडियल फीडिंग। जब हम शूडोपोडियल फीडिंग की बात करते हैं तो दिस काइंड ऑफ फीडिंग इज नो डाउट फाउंड इन प्रोटोजोअन्स लाइक अमीबा। अमीबा में
and amoeba में this kind of feeding is found. Second is ciliary feeding. When we talk about the ciliary kind of feeding, this is the characteristic of paramecium. ये किसमें मिलती है? पैरामीशियम. पैरामीशियम एक प्रोटोजोन होता है जिसमें सीलिया पाए जाते हैं, एंड दिस सीलिया हेल्प द एनिमल टू टेक और टू इंजेस्ट इट्स फूड. अपने भोजन को ग्रहण करने में सहायता करता है. बिसाइड दिस देयर इज ए पैरानीमा, ए काइंड ऑफ प्रोटोजोन. इसके अंदर फ्लैजिलर फीडिंग प्रेजेंट होती है. व्हाट काइंड ऑफ फीडिंग? फ्लैजिलर फीडिंग का टिपिकल एग्जाम्पल है ये पैरानीमा. पैरानीमा is a good example for flagellar feeding. Ciliary feeding is also found in. Ciliary feeding जो होती है ये कुछ और एनिमल्स में भी पाई जाती है. When we study porifers, echinoderm, rotifers, रोटीफर्स के बाद एंटोप्रॉक्ट, एंड सम एक्टोप्रॉक्ट. इन सब में भी सीलरी फीडिंग ही पाई जाती है. नेक्स्ट वन इज सेक्टोरियल फीडिंग. सेक्टोरियल फीडिंग, यहां पर सेक्टोरियल टाइप की फीडिंग जो होती है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सम मेटाजोअन लाइक इंसेक्ट, बेस्ट एग्जांपल, एंड सर्टेन पैरासाइट्स लाइक हुकवर्म, लीचेस, ticks, mites, bees, wasp, and flies. These all bees, wasp, flies, they comes under insect. ये सभी इंसेक्ट के टाइप हैं. टिक्स, माइट, लीच, हुकवर्म, इन सब में भी सेक्टोरियल फीडिंग ही प्रेजेंट होती है. वाइल द टेंटाकुलर फीडिंग, अपेंडेजेस के रूप में टेंटाकल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं हम जानते हैं. दैट इज वेल नोन एग्जांपल इज द हाइड्रा, सीलेंट्रेट, ऑक्टोपस इसमें भी पाए जाते हैं. ऑक्टोपस के बाद लॉलिगो, नाउटिलस, these all are example of tentacular feeding. Beside this, there is a cetose feeding. अब सीटोस फीडिंग में नाम से क्लियर है, सीटा. सीटा इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन. तो सीटी के द्वारा किस किस में मिलती है? एक्वेटिक क्रस्टेशियंस. एक्वेटिक क्रस्टेशियंस आर द एग्जाम्पल. सर्टेन होलोथूरियंस, कुछ होलोथूरियंस में भी मिलती है इस तरह की फीडिंग. एंड सम सीलैंड ट्रे. तो इन सभी के अंदर सीटोस टाइप फीडिंग पाई जाती है, जिसमें सीटा सर्व एज ए वाफ्ट फॉर कलेक्शन ऑफ फूड. तो ये हमने समझा पूरे का पूरा टाइप ऑफ फीडिंग. वन मोर टाइप, दैट इज
म्यूकॉइड फीडिंग. Mucoid type feeding is the characteristic of sessile gastropod. Gastropods के अलावा there is more example. Next one is, that is the very important example. It is urochordates. Mucoid feeding is also found in hemichordates. One more example is there. यूरोकॉर्डेट, हेमीकॉर्डेट के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक, वो है, स्लिप कर रहा है मेरे दिमाग से इस समय. चलिए नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा जब भी मौका मिलेगा. तो ये हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग फाउंड इन एनिमल्स. अब नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए वो क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द कंडक्शन ऑफ फूड. आप देख रहे हैं होली का मौसम चढ़ा हुआ है लोगों पे, और लोग पूरी तरह से इस समय पे होली मनाने में व्यस्त हैं. बच्चों, आप लोग भी गुस्सा खा रहे होंगे, हमें होली मनाने के लिए वंचित किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे सब लोग होली मना रहे हैं. लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है विच वी हैव टू रीड प्रॉपरली. तो होली तो मना लेंगे हम लोग फिर भी, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है? कंडक्शन ऑफ फूड. वंस द फूड इज इंजेस्टेड, हमने एक बार भोजन को ग्रहण कर लिया, तो वो भोजन माउथ से किस में आ चुका है? अब बक्कल केवटी में. अब इस बक्कल केवटी से इस भोजन ने कहां पर जाना है? दिस विल रीच इन टू द स्टमक. और स्टमक से ये किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो बक्कल केवटी से स्टमक तक फूड का पहुंचना ये किससे होके चलता है? थ्रू द ईसोफेगस. बक्कल केवटी से फूड स्टमक में ईसोफेगस के थ्रू आता है, जो नियर अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है. 11 टू 18 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, जिससे होकर ये फूड नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टमक. और फूड का इस ईसोफेगस से रन करते हुए प्रोपेल होकर कहां तक पहुंचना? स्टमक तक. दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड कंडक्शन, विच इज अ फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस. इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता. जैसे ये फूड बक्कल केवटी, अगर मैं ये मान लूं ये बक्कल केवटी है हमारी, तो इस बक्कल केवटी से ये फूड नीचे एक ट्यूब में आया, दैट इज द फेरिंग्स. और इस फेरिंग्स से होके ये एक लॉन्ग पाइप में चला गया. ये लॉन्ग पाइप, इसको क्या कह रहे हैं हम? ईसोफेगस. क्या कह रहे हैं इसको? ईसोफेगस. तो फूड का इस बक्कल केवटी से होके, फेरिंग से होके ईसोफेगस में जाना, यहां से फूड का इस ईसोफेगस में आना, दिस इज इन हिंदी कॉल्ड निगलन, या ये प्रोसेस कहलाती है डीग्लूटीशन. डीग्लूटीशन की प्रोसेस एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है. जैसे फूड फेरिंग्स के अंतिम एंड पे आता है, अंतिम छोर पर आता है, ये धीरे से नीचे लुढ़क जाता है. इसको क्या कहते हैं? कि हमने भोजन को निगल लिया, यानी डीग्लूटीट करा, यानी ईसोफेगस में आया. और अब इस ईसोफेगस की दीवार में बार बार मस्कुलर मूवमेंट होते हैं, सो दैट वेव लाइक मूवमेंट जब चलते हैं, तो इन वेव लाइक मूवमेंट का रिजल्ट जो वॉल होती है, ये फूड को आगे की ओर प्रोपेल करती है. क्या करती है? फूड को ये आगे की ओर प्रोपेल करती है. और फूड को जब आगे की ओर धक्का लगता है, तो ये फूड फिसलता हुआ नीचे की ओर जाने लगता है. और फूड का इस प्रकार नीचे की ओर जाना, दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन और कंडक्शन ऑफ द
फूड। इस प्रोसेस में ईसोफेगस की जो वॉल होती है, ये ईसोफेगस की वॉल म्यूकस सेल से रिच होती है। किससे रिच होती है? म्यूकस सेल से रिच होती है। और ये म्यूकस इस फूड को स्लिपरी एक्शन देता है, जिससे ये इजी वे में नीचे की ओर मूव कर जाता है। तो इस तरह से हमने देखा आज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हमने दो हेडिंग कंप्लीट की। फर्स्ट इज व्हाट इज डाइजेशन, हाउ मेनी स्टेप्स इन डाइजेशन, और सेकंड इज व्हाट इज इंजेशन, टाइप ऑफ इंजेशन followed by the conduction. Tomorrow I will start a new lecture on how the digestion occurs in different parts of the alimentary canal. तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मैं संजीव अरोड़ा आप सबसे विदा लेता हूँ।